मेरी तरफ से समानता का अधिकार खत्म हो गया, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में मैंने पढ़ाया था जाति धर्म लिंग वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 में मैंने पढ़ाया था सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 17 में मैंने पढ़ाया था उपाधियों का अंत, सॉरी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में मैंने पढ़ाया उपाधियों का अंत। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसको अगर हम देखें तो एक प्रभु एक्सप्रेस चलती है, रेडियो बजता है केवल, जो कि आपके रिवीजन के लिए पर्याप्त होगा। जैसे हम पहले दिन की क्लास से बात करते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया जिसके मुख्य न्यायाधीश सर इलाजा इम्पे थे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन प्रणाली के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। एक के द्वारा राजनीति को नियंत्रित किया गया और एक के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित किया गया था। इसके बाद आपका 1793 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है तथा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी पर स्पष्ट रूप से लागू कर दिया जाता है। इसके बाद आपका 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है तो कंपनी के व्यापार को चीन और चाय के व्यापार के साथ सीमित कर दिया जाता है तथा धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत बुलाया जाता है। भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अलग से धन का प्रावधान किया जाता है। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को मिलता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दास प्रथा का भारत में अंत किया था। इसके बाद 1833 के तहत ही भारत में सिविल प्रतियोगी परीक्षा भारतीयों के लिए भी ओपन किया गया और 1834 में पहले विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें कि कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया तथा द्विसदनीय विधान मंडली प्रणाली का आरंभ किया गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आता है जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर दिया जाता है, यानी द्वैध शासन प्रणाली को हटा दिया जाता है। और द्वैध शासन प्रणाली जब हट जाती है तो इसके बाद क्या होगा कि आपके जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वायसराय बना दिया जाता है और एक सचिव की भी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद 15 सदस्यीय भारत परिषद अधिनियम बनाया जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 का कानून आता है जिसमें कि विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की जाती है और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया जाता है। 1893 का भारत परिषद अधिनियम जब आता है तो भारतीय सदस्यों को सदन में बजट के दौरान प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसके बाद मतदाता प्रणाली का अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का आरंभ किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मार्लो मिंटो सुधार बोलते हैं, जिसको हम सांप्रदायिकता के लिए याद रखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए पहली बार आई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो जेम्स मार्टेग्यू सुधार के नाम से इसे जाना जाता है जिसमें भारत को संघीय और प्रांतीय में बांटा गया। हस्तांतरणीय प्रणाली के तहत प्रांतों को बहुत सारी व्यवस्थाएं सौंपी गई और बहुत सारे सुधार किए गए तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को सिख और ईसाइयों तक विस्तृत कर दिया गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आता है जिसमें कि भारत और पाकिस्तान, भारत को बर्मा से अलग यानी बर्मा अलग हो जाता है भारत से, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 दो देशों पर लागू होता है, भारत पर और बर्मा पर। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खोला गया। इसी के तहत 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई जिसके मुख्य न्यायाधीश मेरिस गुवेर थे। भारत को अखिल भारतीय संघ बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा था लेकिन देशी रियासतों के विरोध के कारण यह पॉसिबल नहीं हो पाया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, अंग्रेज विवश हो गए और उन्होंने भारतीयों को संविधान बना कर देने का वादा के साथ द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने चले गए।
1942 में क्रिप्स मिशन भारत के संविधान निर्माण के लिए आया, जो कि असफल रहा। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं, जो भारत के संविधान का निर्माण करवाते हैं, जिसमें कि संविधान सभा में 389 सदस्य भारत के संविधान के निर्माण में 9 दिसंबर 1946 से जुड़ जाते हैं। उन्हें भारत के संविधान का निर्माण करने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है। भारत के संविधान निर्माण में कुल 8 स्थायी या बड़ी समितियां और 15 छोटी समितियां यानी कुल 23 समितियों ने भाग लिया था। संविधान के लेखन कार्य को प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने 6 महीने लगातार लिखकर अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इसे हिंदी में लिखना बसंत कृष्णा वैद्य ने किया था और इस संविधान के पन्नों की चित्रकारिता नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी, जो कि शांति निकेतन के छात्रों के माध्यम से करवाए थे। इसके बाद मैंने आपको संविधान का स्रोत पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया कि आपका अमेरिका से बहुत सारा प्रावधान लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, रूस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। इस तरह की बहुत सारे प्रावधान लिए गए, जापान से भी लिया गया है। इसके बाद प्रस्तावना मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें मैंने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा पर प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना को अमेरिका से, इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना में 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और आपको एक बात यह भी पता होगी, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की विशेषता दी गई है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता दी गई है: प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रस्तावना में एक बंधुता शब्द भी जोड़ा गया है, जिसका अर्थ होता है भाईचारा यानी ब्रदरहुड। इसके बाद मैंने आपको अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार का अल्पीकरण, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 में जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। कल हम पढ़ेंगे, अच्छा कल कोशिश करूंगा मैं आपको प्रश्न कराऊं जितना आज तक पढ़ाया हूं। क्लियर है भैया? तो आज तक जितना पढ़ाया उनके प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि आज मैंने आपका कंप्लीट रिवीजन करा दिया। धन्यवाद, नमस्कार।